मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, जिला सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर भाव पल्लवन, जिसको हम विस्तारीकरण भी कहते हैं, भाव विस्तार भी कहते हैं, उसके संबंध में पढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त इसके विपरीत सार संक्षेप, जिसको हम संक्षेपीकरण भी कहते हैं, सारांश भी कहते हैं, समाहार भी कहते हैं, इसके संबंध में पढ़ेंगे। ये दोनों हर वर्ष कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में आते ही हैं। और बच्चे इसमें जो नहीं कर पाते हैं वो चूँकि इस बात को समझ नहीं पाते हैं, तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि भाव पल्लवन क्या होता है, सार संक्षेप क्या होता है और कैसे लिखना चाहिए। तो आइए देखिए। सबसे पहले हम देखें भाव पल्लवन या भाव विस्तार या विस्तारीकरण। तो ये जो है कि थोड़े में कही गई बात को समझकर विस्तार से उसकी व्याख्या करना या लिखना भाव विस्तार कहलाता है, विस्तारीकरण कहलाता है या भाव पल्लवन कहलाता है। अर्थात ये तीनों एक ही चीज़ है। कई बार भाव विस्तार देता परीक्षा में, कई बार विस्तारीकरण देता, कई बार भाव पल्लवन देता है, तो तीनों का अर्थ एक ही होता है। अर्थात जो थोड़े में जो बात कही जाती है उसको हमको विस्तार से लिखना होता है, और जब हम विस्तार से लिखते हैं, अपने भाव को उसमें जोड़ देते हैं, तो वो कहलाता है भाव विस्तार या भाव पल्लवन। सामान्य तौर पर भाव विस्तार वह प्रक्रिया है जिसमें सूत्रों, सूक्तियों, लोकोक्तियों एवं महत्वपूर्ण कथन या भाव को उनका मूल अर्थ समझकर उनका विस्तार करना भाव विस्तार, भाव पल्लवन या विस्तारीकरण कहलाता है। अर्थात जो एक सूक्ति वाक्य होते हैं छोटे छोटे, जैसे सत्यमेव जयते या जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये इतना वाक्य लिखा हुआ है, इसको हमें विस्तार करना है, इसका विस्तारीकरण करना है। तो मूल भाव उसको हम महसूस करेंगे, देखेंगे सूक्ति में, और उसके बाद उसका जब विस्तार करते हैं तो वो कहलाता है भाव पल्लवन या विस्तारीकरण या भाव विस्तार। तो इस तरह से है ये भाव विस्तार हो गया। अर्थात छोटी चीज़ को विस्तार से लिखना, समझाते हुए लिखना भाव विस्तार कहलाता है। अब भाव विस्तार के महत्वपूर्ण तत्व क्या, कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, देखिए। भाव पल्लवन या विस्तारीकरण की महत्वपूर्ण बातें, इसको यदि हम अच्छे से देख लेंगे तो फिर हमको भाव पल्लवन या विस्तारीकरण करने में कोई असुविधा नहीं होगी और सही से हम कर पाएंगे। जैसे नंबर 1 है वाक्य के मूल भाव, वाक्य में मूल भाव को का ही विस्तार किया जाना चाहिए। अर्थात अगर जो वाक्य का जो मूल भाव है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, अर्थात जन्मभूमि जो स्वर्ग से महान है उसके संबंध में ही हम लिखें, तो उसी मूल भाव का ही विस्तार करें। नंबर 2, मूल भाव से हटकर अन्य बातों को नहीं लिखना चाहिए। जैसे मूल भाव से जो हटकर अन्य कोई अगर ऐसी बातें आई हैं तो उनको हमको विस्तारीकरण में नहीं लिखना चाहिए। तीसरा है भाव को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिए जा सकते हैं। यदि हम अपने भाव को स्पष्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम उदाहरण भी दे सकते हैं, तो ये मतलब इसमें भाव विस्तार में है। चौथा है भाव की भाषा सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। भाव पल्लवन का एक महत्वपूर्ण तत्व ये होता है कि इसकी जो भाषा हो वो सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरल सुबोध भाषा नहीं रही और क्लिष्ट भाषा का, तो हमने जो विस्तार किए, जो समझाना चाहते हैं, वह बात हम नहीं समझा पाएंगे। 5वीं बात है भाव विस्तार करते समय अनावश्यक पुनरावृत्ति ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बात को हम बार बार लिखें, कई बार उसकी पुनरावृत्ति करें, तो इससे जो भाव पल्लवन का जो मूल रूप है वो समाप्त हो जाता है। हम अपने बात को विस्तार करने के स्थान पर अनावश्यक विस्तार कर देते हैं। 6वां है भाषा में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। जब हम भाव पल्लवन की भाषा लिखें तो जो प्रचलित शब्द है, जिनको वो लोग सहजता से समझ पाते हैं, उन शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। कठिन या गूढ़ शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। और भाव विस्तार जो जैसे वो जो है वो 5 से 8 पंक्ति के मध्य होना चाहिए। अर्थात परीक्षा में अगर भाव विस्तार लिखने को आता है तो 5 से लेकर 8 पंक्ति के मध्य ही हमको भाव विस्तार लिखना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखना या इससे कम लिखना दोनों ही हमारे नंबर्स को काट सकता है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा भाव विस्तार
या विस्तारीकरण। अब देखेंगे हम सार संक्षेप, जिसको हम संक्षेपीकरण भी कहते हैं, सारांश भी कहते हैं, समाहार भी कहते हैं। ये कहलाता है। सामान्य तौर पर संक्षेप या संक्षेपीकरण भाव विस्तार या विस्तारीकरण का विपरीत रूप होता है। इसका कैसा रूप होता है? विपरीत रूप होता है। भाव विस्तार में कम लिखा रहता है, उसको हमको ज़्यादा लिखना पड़ता है। संक्षेपीकरण में ज़्यादा लिखा होता है, उसको हमको कम में लिखना पड़ता है। 1/3 में ही हम उसको अपनी बातों को प्रकट करते हैं। तो ये कहलाता है। जिस प्रकार छोटी सी बात को विस्तार देना एक कला है, छोटी सी कोई बात है उसको विस्तार से लिखना भी एक कला होती है, उसी प्रकार विस्तार से कही गई बातों को कम शब्दों में लिखना भी एक कला होती है। विस्तार से कई बातों को कम शब्दों में लिखना या व्यक्त करना ही सार संक्षेप होता है। अगर कोई बात विस्तार से कही गई है, हमको उसको कम शब्दों में लिखना हो, तो ये सार संक्षेप कहलाता है। और ये वर्तमान समय की बहुत उपयोगी चीज़ भी है, क्योंकि कई व्यक्तियों के पास समय कम हो पाता है, और ऐसी स्थिति में अगर हमको अपनी बात समझानी हो तो संक्षेप रूप में, सार रूप में हम अपनी बातों को लिखकर उसे समझा सकते हैं। और यही सार संक्षेप का एक महत्वपूर्ण आशय भी होता है। संक्षेपण से आशय दी गई सामग्री का संक्षिप्त एवं छोटा रूप है। तो सार, अब यहाँ पर हम समझने की बात है कि संक्षेपण और सार ये वैसे भी थोड़ा सा दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है। संक्षेपण से आशय दी गई सामग्री का संक्षिप्त एवं छोटा रूप है। संक्षेपण मतलब जो दी गई सामग्री है उसका छोटा रूप है। तो सार संक्षेपण से भी और अधिक छोटा रूप होता। सार मतलब बिल्कुल सार की बात है। अब इस तरह हम देखें तो दी गई सामग्री को सार रूप में संक्षेप में लिखना ही सार संक्षेप है। अर्थात दोनों का समावेश कर दिया जाए, संक्षेप में भी लिखें और सार वाली बातें भी आ जाए, तो ये कहलाता है सार संक्षेप। इसको हम संक्षेपीकरण भी कहते हैं, सारांश भी कहते हैं और समाहार भी कहते हैं। आगे अब हम देखेंगे कि सार संक्षेप या संक्षेपीकरण की महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है, अर्थात जब हम इसे लिखें तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मूल बिंदु का चयन कर एवं तथ्यों का क्रमबद्ध लेखन। इसमें जब हम लिखें कि मूल बिंदु का चयन करें, जो मूल बिंदु है, और उनका तथ्यों को क्रमबद्ध लेखन करें, अर्थात अनावश्यक बातों को हटाते जाएं और उनका क्रम से लेखन करते जाएं। वाक्य लंबे हों तो उनके स्थान पर संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग। यदि वाक्य लंबे हैं तो उनके स्थान पर संक्षिप्त शब्दों या अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द आते हैं उन शब्दों का प्रयोग, तो अपने आप हमारा सार संक्षेप हो जाएगा। तीसरा, भाषा अलंकारहीन होनी चाहिए, अर्थात इसमें अनावश्यक अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरन हमारी भाषा बिल्कुल अलंकारहीन होनी चाहिए। चौथा है, संक्षेपण की भाषा सरल एवं शीघ्र बोधगम्य हो, अर्थात जब हम संक्षेपण करें तो उसकी भाषा सरल हो और शीघ्र बोधगम्य हो, अर्थात शीघ्रता से लोगों को समझ में आ जाए। पांचवा है, अप्रासंगिक, अनावश्यक एवं गैर तथ्यात्मक बातों को हटा दें, अर्थात अनावश्यक जो बातें हैं, अनावश्यक कोई ऐसे तथ्य दिए गए हैं, उनको हमको इसमें हटा देनी चाहिए। मूल लेखन में अतिरिक्त अंश ना लिखें, अर्थात हमें जो मूल लेखन दिया गया है उसके अतिरिक्त उसी को हमको संक्षेप रूप में लिखना है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक और कोई अतिरिक्त अंश हम ना लिखें, क्योंकि अगर हम अतिरिक्त अंश लिखते हैं तो वो सार संक्षेप ना होकर वो विस्तारीकरण हो जाता है। अगला पॉइंट है, संक्षिप्तीकरण मूल लेखन का 1/3 हो। संक्षिप्तीकरण हमेशा मूल लेखन का 1/3 हो। यदि आपके 9 से 10 लाइन अगर में कोई वो दिया गया है तो उसको हमको 1/3 मतलब 3 से 4 लाइन में अधिकतम ही लिखना चाहिए। और अगला और लास्ट पॉइंट है, संक्षेपण उपरांत सार संक्षेपण स्वतः पूर्ण हो। जिस बात को हमने लिखा है वो अपने आप में स्वतः पूर्ण हो, अर्थात उन सब बातों का समावेश उसमें हो जाए जो हमें बात समझाने के लिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि महत्वपूर्ण बात उसमें छूट जाए। तो ये है सार संक्षेप। तो आज हमने विस्तारीकरण और सार संक्षेप दोनों के बारे में पढ़ा। दोनों परीक्षा में हर वर्ष आते हैं। एक विस्तारीकरण तो एक आता है कि एक कोटेशन या सूक्ति वाक्य दे दिया जाता है, उसको आपको विस्तार से लिखे, और सार संक्षेप
हमेशा अपठित गद्यांश के रूप में एक मैटर आपको दे दिया जाता है और अंत में एक प्रश्न उसमें आता है कि इसका सार संक्षेप लिखिए या सारांश लिखिए। तो सारांश उसमें जितने भी शब्द दिए हैं उसका 1/3 कर दें तो सार संक्षेप हो जाता है। दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हर वर्ष आते भी हैं, 9वीं में भी, 10वीं में भी, 11वीं में भी और 12वीं में भी। तो एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपको इसमें समाहित किया गया है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसे देखकर इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।